हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ अपनी क्लास 12th की इस रिवीजन में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बच्चे जितने भी हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो और अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के हमारे दो टॉपिक्स फॉर रिविजन रहने वाले हैं, नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो बच्चे, नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं वो एक शॉर्ट राइटिंग स्किल और एक लॉन्ग राइटिंग स्किल का सवाल होने वाला है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे कि हम लोगों को अपने आर्टिकल्स कैसे लेटर्स कैसे लिखने होते हैं और हमारे नोटिसेस कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट राइटिंग और ये हमारा लॉन्ग राइटिंग का सवाल है। तो बच्चे, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है तो इस रिवीजन लेक्चर के अंदर जो भी हमारी स्पीड रहेगी वो थोड़ी सी फास्ट रहेगी, बिकॉज हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। और रिवीजन के साथ साथ हम लोग इसके सारे लूप होल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, हम लोग क्या क्या नोट करने वाले हैं, हम लोग जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हम नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लर्निंग मटेरियल हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो अगर आप लोग याद रख लेते हैं अपने आंसर्स के लिए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। कुछ ऐसी चीजों की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात बच्चे हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ लर्निंग मटेरियल फॉर क्वेश्चंस कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ये सब हमारी आज की क्लास में बच्चे हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारे नोटिस राइटिंग के साथ। लास्ट क्लास में हमने थर्ड लेवल और टाइगर किंग की समराइजेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स को किया था, और आज की क्लास में बच्चे नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग के सवालों को हम लोग करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले आता है बच्चे नोटिस राइटिंग, जो 50 वर्ड्स तक की एक राइटिंग स्किल होती है। राइट, इट इज अ शॉर्ट राइटिंग स्किल। और यहाँ पर बच्चे आप लोगों को वर्ड लिमिट से अडेयर करना होता है। अगर आप लोग वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, यानी अगर आप वर्ड लिमिट से ऊपर जाते हैं, तो हर 2 से 3 वर्ड्स के लिए बच्चे याद रखेंगे, हर 2 से 3 वर्ड्स के लिए आपको -½ कराना पड़ेगा अपने आंसर में। तो इसीलिए जब बच्चे शॉर्ट राइटिंग स्किल दी हो तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे ये चीज जानना जरूरी है कि आपकी बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स, डिवीजन ऑफ मार्क्स कैसे होती है। तो बच्चे, आप लोगों को फॉर्मेट का 1 नंबर मिलता है जो भी हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट के बच्चे आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के आपको 1 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर भी बच्चे सेम है कि अगर आप 2 मिस्टेक्स करते हो, 2 से 3 मिस्टेक्स पे वेरी करता है ये, 2 से 3 मिस्टेक्स के ऊपर, तो बच्चे आपका -½ होता है। यानी अगर आपने एक गलती, अगर आपने 4-5 गलतियां कर दी अपने नोटिस के अंदर, तो आप सीधा सीधा बच्चे अपना 1 नंबर गवा देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे गलती करने की, ताकि आप लोगों के नंबर कट जाए। अब नोटिस बच्चे क्या है, नोटिस एक छोटी सी फॉर्मल राइटिंग है। इट इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इंफॉर्मेशन देने के लिए। नोटिस जनरली किसी ना किसी स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड के लिए बने होते हैं, जो कि या तो कोई स्कूल में होता है या कोई पब्लिक प्लेस में होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं RWA, दैट इज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। नोटिसेस जो है बच्चे वो गवर्नमेंट इशू करती है और वो न्यूज़पेपर्स के अंदर अपीयर होते हैं, लेकिन आपके स्कूल के अंदर मेनली स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस वाले नोटिसेस जो है वो आते हैं। ठीक है, अब बच्चे फॉर्मेट कैसा होता है नोटिस का। सबसे ऊपर होता है बच्चे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, और ये आपको इन क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, ये आपको इन क्वेश्चन ही मिलता है। उसके बाद आप टाइटल देते हैं नोटिस बच्चे, ये आता है अपर केस के अंदर। अपर केस का मतलब है कि कैपिटल के अंदर आप इसको लिखते हैं। A heading to introduce the subject of the notice, और ये बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी पढ़ के ही समझ में आ जाए सामने वाले को कि छोटे शब्दों में आप क्या चीज बताना चाह रहे हो। दी डेट, वो बहुत जरूरी है बच्चे। डेट के अंदर आपका जो मंथ होना चाहिए, आप लोगों को याद रखना है कि वो फुल फॉर्म में आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 13 दिसंबर लिख रहे हैं और अगर ऐसे लिख देंगे तो वो डेट गलत हो जाएगी। आप लोगों को पूरा दिसंबर लिखना पड़ेगा, 13 दिसंबर 2023, इस तरीके से 2024 वट एवर द डेट इज, आप लोग इस तरीके से अपनी डेट को लिखेंगे। और यहाँ पर आएगा बच्चे द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या क्या चीजों का आंसर हमें करना है वो बच्चे यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर है भैया, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना। सबसे पहले आपको बताना होता है कि नोटिस आप किसके लिए लिख रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, वो कहाँ पर होगा, ठीक है, उसका डेट एंड टाइम क्या होने वाला है। अगर तो बच्चा वो कोई कंपटीशन है तो उसके अंदर आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये एक ऑप्शनल पॉइंट हो गया कि अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में लिखना चाहते हो।
whom to contact और apply to, आपको किसको कांटेक्ट करना है इस चीज में अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में आता है बच्चे राइटर्स नेम और उनकी डेजिग्नेशन। साथ में अगर कभी कभी आपके पास कोई स्कूल का नाम ऊपर है लेकिन आप किसी पर्टिकुलर क्लब से बिलोंग करते हो तो आपका जो सब क्या कहते हैं उसे, जो आपकी सब डेजिग्नेशन है या सब ग्रुप है, सब इशूइंग अथॉरिटी है, आप उसका नाम भी दे दोगे। राइट, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। यहाँ पर बच्चे आप जब अपना नोटिस स्टार्ट करते हो तो आप नोटिस अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। अब आपके अलग अलग तरीकों से लिखने का क्या मतलब है कि जब भी आप नोटिस बनाते हैं बच्चों तो यू हैव वेरियस मेथड्स टू राइट नोटिस, जिसके अंदर आप दिस इज टू इन्फॉर्म यू से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, किस किस से कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू से शुरू कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इट इज टू bring to your kind attention that, ठीक है, ये आपकी काइंड अटेंशन में हम लाना चाहते हैं। तीसरा इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, या वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, या वी आर प्लीज्ड या टू इन्फॉर्म कि हम बड़े खुश हैं, यानी जब आप कोई खुशखबरी देते हो, कोई ट्रिप की बात बताते हो, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो। या फिर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, कोई बुरी खबर है। या फिर आप सीधा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप लोगों का दिया जाएगा, हैज ऑर्गेनाइज्ड, और उसके बाद जो भी फॉर किसके लिए करा है वो बता सकते हो, फॉर जितने भी बच्चों के लिए किया है उनका नाम आप मेंशन कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या कर सकते हो, दीज आर ऑल द पॉसिबल वेज जिनसे आप अपने नोटिस को स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया कि नोटिस में क्या क्या डिटेल्स आप लोगों की आनी चाहिए। अब आप लोगों को ये भी पता लग गया नोटिस स्टार्ट कैसे होना है, आप लोगों को ये भी पता लग गया कि फॉर्मेट में करना क्या है। लेकिन जब तक आप लोग फॉर्मेट को देखोगे नहीं, एक बार आप लोगों के दिमाग में डाउट रहेगा कि मैम फॉर्मेट तो देखा नहीं तो हमें आइडिया नहीं है कि कैसे करना है। तो बस ये रहा आप लोगों का फॉर्मेट। फॉर्मेट में बच्चे सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट। अच्छा, एक चीज, आप लोग जब भी अपने पेपर के अंदर आंसर लिखने जाएंगे आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे कि ये सेंटर अलाइनमेंट में ही होना चाहिए। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना नोटिस लिखेंगे तो वो अपनी आंसर शीट के सेंटर में बनाना है, ना राइट कोने में ना लेफ्ट कोने में, सेंटर में आपका होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चे, मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो हमेशा से ये है कि ये वाली जो 3 बाउंड्रीज है ना, इनको पहले ही अपनी आंसर शीट में बना लो, सिर्फ ये नीचे वाली को छोड़ देना, बिकॉज आपका जो नोटिस है वो हो सकता है एलोंगेट हो जाए, तो उसकी वजह से यू विल नो कि आपको कहाँ से लेकर कितना लिखना है। तो पहले ड्रॉ अ बॉक्स, ठीक है, सबसे पहले मैं कहती हूँ भैया ड्रॉ अ बॉक्स और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग। इससे क्या होता है, आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन आती है ना बच्चे वो बहुत अच्छी आती है। तो इस प्रेजेंटेशन का ध्यान आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं। राइट, सबसे ऊपर आता है बच्चे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे आता है नोटिस, उसके नीचे आता है हेडिंग, और बच्चे लेफ्ट साइड में आता है डेट। अब कई स्कूल्स के अंदर ये फॉर्मेट एक डिफरेंट तरीके से भी सिखाया जाता है, और वो फॉर्मेट बच्चे होता है इस तरीके से। एक्चुअली 3 फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट नंबर 2 कहता है बच्चे यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ अथॉरिटी, आपने नेम ऑफ अथॉरिटी लिखा, आपने नोटिस लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे डेट लिखी और यहाँ पर हेडिंग लिखी। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, और बच्चे ये फॉर्मेट भी सही है। ठीक है, दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो करेक्ट। एक फॉर्मेट बच्चे स्कूल के अंदर, कई स्कूल्स में ये सिखाया गया है कि सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नोटिस, उसके नीचे आएगी अथॉरिटी, इधर आएगी हेडलाइन, और यहाँ आएगी डेट। तो ये लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने पूछा था कि मैम हमें तो स्कूल में इस तरीके का फॉर्मेट कराया गया है, तो वेदर दिस फॉर्मेट इज राइट और नॉट। तो बच्चे दिस फॉर्मेट इज आल्सो राइट। सीबीएसई अप्रोक्सीमेटली 10 फॉर्मेट्स देती है, बट सबसे ज्यादा वाइबल, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर और सबसे सेफ फॉर्मेट यही है। सेफ फॉर्मेट मैंने क्यों लिखा, बिकॉज बच्चे ये वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, हो सकता है कि वो आंसर की ना देखें और अपने फॉर्मेट, जब उन्हें लगे कि आप लोगों ने इनमें से कोई ये वाला फॉर्मेट, स्पेशली ये वाला फॉर्मेट यूज किया है, तो वो आपके नंबर काट दें। इस फॉर्मेट में कभी नंबर नहीं कटेंगे और ना ही इस फॉर्मेट में कभी नंबर कटेंगे। देयर आर चांसेस कि टीचर शायद से इस वाले फॉर्मेट में आपके नंबर डिडक्ट करने के बारे में सोच
सोच सकते हैं, तो रिस्क क्यों लेना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलो या गो विद दिस फॉर्मेट। बोथ ऑफ द फॉर्मेट्स आर एब्सोल्युटली 100% गारंटीड कि इसमें नंबर नहीं कटने वाले। इसमें देयर कुड बी चांसेस दैट द टीचर कुड डिडक्ट योर मार्क्स बट वी आर नॉट श्योर, तो हम रिस्क नहीं लेंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर बचे कंटेंट, कंटेंट के बाद आप लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, कंटेंट के बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको अपना नेम ऐड करना है, ठीक है, आपको अपनी डेजिग्नेशन ऐड करनी है, नेम और सिग्नेचर आता है इधर, ठीक है, नेम सिग्नेचर, नेम सिग्नेचर, नेम डेजिग्नेशन। और अगर आपकी कोई सब अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं लेकिन वहाँ के भी हिस्ट्री क्लब के थ्रू आप नोटिस लिख रहे हैं, तो आप अपने क्लब का नाम इस तरीके से सब अथॉरिटी के नाम से ब्रैकेट में डाल सकते हैं। याद रखना पहले डब्बा बनेगा, उसके बाद नोटिस राइटिंग लिखना शुरू होंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चे आपके पहले नोटिस के ऊपर, और पहले नोटिस से आने से पहले मैं कुछ एक चीज रिवाइज करा देना चाहती हूँ कि अगर तो बच्चे आप लोगों को नोटिस आ जाता है किसी इवेंट के ऊपर, चलो वो क्वेश्चन के साथ ही बताती हूँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मान लो बच्चे आपको नोटिस आता है लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड का आप लोगों का नोटिस है, ध्यान से सुनेंगे। अगर तो बच्चे फाउंड का केस है तो इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको अपने नोटिस के अंदर नहीं देनी है, ठीक है, नॉट मच डिटेल्स। उसका रीजन ये कि अगर आप सामने वाले को पहले ही बता दोगे कि उस बॉक्स में क्या है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, वट एवर थिंग्स आर देयर इनसाइड द बॉक्स, तो आप ऑटोमेटिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज आपने अपनी सारी डिटेल्स पहले ही दे दी हैं। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, पहले डिटेल्स नहीं देंगे, ठीक है, आप लोग सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फाउंड के केस के अंदर, लॉस के अंदर तो आप अपनी सारी इन्फो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ही आप लोगों को लिखनी होती है, ठीक है। पे हम क्वेश्चन पे, अब ध्यान से बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ अपनी जो भी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में से अलग करनी है वो निकालेंगे। The sales promotion manager of a cold drink company has invited your school for a tour in their cold drink manufacturing and bottling plant। यानी हमें यहाँ से समझ आया कि कुछ पिकनिक के बारे में हो सकता है। किसने बुलाया बच्चे? सेल्स प्रमोशन मैनेजर of a cold drink company has invited your school for a tour to their cold drink manufacturing and bottling plant. She has also mentioned that each of the young visitors will be given a free drink of their choice, जहाँ पर उन सबको एक free drink of their choice मिलेगी, यानी ये आपके नोटिस का हाईलाइट होने वाला है। अब आपकी डेजिग्नेशन क्या है? एज दी हेड गर्ल या हेड बॉय ऑफ GKB पब्लिक स्कूल हैदराबाद, यानी आपको एशियन अथॉरिटी मिल जाती है। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द प्रोग्राम, यानी आप लोगों की एक पिकनिक ऑर्गेनाइज होने वाली है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंक्लूड द डेट ऑफ द ट्रिप एंड द अदर डिटेल्स दैट इज नेसेसरी। तो बच्चे ये तो आपकी पिकनिक की डिटेल हो गई। अगर आप अपनी ट्रिप की डिटेल लगाते हो, ठीक है, जिसमें ओवरनाइट की ट्रिप आती है, जिसमें स्टे वाला ट्रिप आता है, तो बच्चे इसके अंदर एक लाइन आप लोग जरूर लिख सकते हो, अकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस। अकोमोडेशन इज अवेलेबल ऑन अवेलेबल ऑन शेयरिंग बेसिस। शेयरिंग बेसिस का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे यहाँ पर अकोमोडेशन होने वाली है, जो भी हमारे यहाँ पर रहना होने वाला है, वो शेयरिंग बेसिस के ऊपर होगा। ये एक लाइन बच्चे ऐसी है जो आपको नंबर आंसर में अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प करती है। और लास्ट में बच्चे आप लोग एक लाइन लिखते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर नोटिस के अंदर होनी चाहिए क्योंकि इसके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइड, क्योंकि ये जो लाइन है ना बच्चे, ये आपको आपके आंसर के अंदर एक्स्ट्रा नंबर गेन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा नोटिस। बेटा किसने लिखा है? ओके, ये तो सारा का सारा एक ही लाइन में हो गया। एक सेकंड। GKB पब्लिक स्कूल हैदराबाद, दिस इज इन वन लाइन। नोटिस इन अदर लाइन, a visit to cold drink company in the other line, और 13 April 2007 in the other line, ठीक है। they are all in separate lines, ये यहाँ पर गलत, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये सारा सेपरेट लाइंस में आएगा। मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, नहीं ये तो गलत है, यहाँ पे छोड़ दो। मीटिंग ऑफ साइंस 18 सितंबर, दिस इज टू, ये भी कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, वेट एक सेकंड, यहाँ से शुरू है, दिस इज टू इन्फॉर्म से। वेट, इसको हम काला कर देते हैं ताकि हमें ना तो दिखेगा ना हम बुरा लगाएंगे।
यहाँ से शुरू है बच्चा आप लोगों का नोटिस। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, यानी यहाँ पर आपने पहले किसके लिए लिखा, फॉर हुम, कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कि किसके लिए है भैया, 11th और 12th के बच्चों के लिए है, कि आपके स्कूल को इनवाइट किया गया है कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग प्लांट के अंदर। कौन से दिन को, 26 सितंबर को, डेट लिखा, ठीक है। बस यानी आपकी अकोमोडेशन लिखी, सॉरी ट्रैवल लिखा, विल लीव एट 9 AM फ्रॉम द स्कूल कैंपस, और कहां से होगा, वेन्यू क्या है भैया, स्कूल कैंपस से। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द स्कूल एट 8:30 AM इन स्कूल यूनिफॉर्म विद लंच। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है कि कोई घर के कपड़े नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म में, तो स्कूल के कपड़े पहन के आना। The visitors will be provided a free drink of their choice, or interested student can give their names to the undersigned. Head girl, undersigned head girl, और यहाँ पर आप अपना क्या कोई भी नाम लिख सकते हो। पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ABC लिखती हूँ, ABC ब्रैकेट में हेड गर्ल, ठीक है। इस तरीके से हम नोटिस बना सकते हैं। अब इसके अंदर बच्चे एक चीज जो मिसिंग है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, the amount for the trip is a nominal charge of ₹5। इस तरीके कि हम आपसे बस 550 रुपए ले रहे हैं, कि कुछ मैंने अजीब ही नंबर बना दिए, 550 तो लग नहीं रहा, हम आपसे सिर्फ 550 रुपए ले रहे हैं, तो आप हमसे 550 रुपए देकर हमारे साथ इस ट्रिप पर जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग अपना नोटिस बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब, यहाँ पर आता है वो सब क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन, सब अथॉरिटी वाला। आप कौन है, आप सेक्रेटरी हैं हिस्ट्री क्लब के, कहा, विद्या मंदिर स्कूल पुणे में। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू प्रपोज विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर सिटी। यानी यहाँ पर भी बच्चे आप लोगों को घूमने फिरने वाला जो है टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा सही से। तो बच्चे स्टोरी है आपकी विद्या मंदिर की, विद्या मंदिर स्कूल पुणे, नोटिस, डेट, और आप लोगों का, ओए होए, और साथ में क्या दिया है, विजिट टू हिस्टोरिकल, क्या कर रही हूँ, विजिट टू हिस्टोरिकल। अब यहाँ पर बच्चे किसको भेजा जा रहा है, मेंबर्स ऑफ हिस्ट्री क्लब के बच्चों को। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले टारगेट ऑडियंस लिखी है कि मेंबर्स ऑफ द हिस्ट्री क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ अ प्रपोज्ड एजुकेशनल विजिट। ये क्या होने वाला है बच्चे, एक एजुकेशनल विजिट होने वाली है टू फ्यू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन आवर सिटी व्हिच इज लाइकली टू बी शेड्यूल्ड बिटवीन द 28th एंड द 30th ऑफ अगस्त। कब से, 28 से लेकर 30 अगस्त के बीच में। Interested members are required to pay 550, that is inclusive of transport and snacks, to the undersigned by 25th of August। अब जैसे आप कोई ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं बच्चे, तो आप लोग उसकी डेडलाइन भी मेंशन करेंगे। और जनरली पेपर के अंदर जो घूमने फिरने वाली ट्रिप्स एंड पिकनिक्स होती है ना, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप लोग ऐसे सवालों के ऊपर तो खासकर फोकस करेंगे, ठीक है। यू गोइंग टू स्पेशली फोकस ऑन सच क्वेश्चंस कि आप लोगों को सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाले सवाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दिया जाता है मीटिंग के ऊपर, ठीक है। तो मीटिंग के अंदर आप लोग स्पेशल हाइलाइट्स क्या लिख सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी मीटिंग की डेडलाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मान लीजिए आपके वहां कोई चीफ गेस्ट भी आने वाला है उस मीटिंग के अंदर, ठीक है, आप लोग चीफ गेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। आप लोग अपने एजेंडा के बारे में लिख सकते हैं कि इस मीटिंग के अंदर आप लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे, आपका एजेंडा क्या रहेगा, आपका पर्पस क्या है ना। देखो पर्पस और एजेंडा में फर्क है बच्चे। पर्पस ये होगा कि आपने मीटिंग क्यों रखी है, और एजेंडा का मतलब हो गया कि इस मीटिंग में आप क्या चीजें सेट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके स्कूल में आपने ये देखा कि बहुत ज्यादा लिटरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो लंच ब्रेक के बाद कूड़ा मचा देते हैं, सफाई नहीं करते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपने स्कूल की एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर आप सारे आप एज अ हेड बॉय आपने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। और यहाँ पर आपने सारे अपने प्रीफेक्ट्स को बुला लिया। प्रीफेक्ट्स आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, प्रीफेक्ट्स वो लोग होते हैं जो आप लोगों के स्कूल को ध्यान रखने में हेल्प करते हैं। जैसे पूरी टीम होती है, वो हेड गर्ल हेड बॉय के नीचे वाइस हेड गर्ल वाइस हेड बॉय, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो प्रीफेक्ट्स होते हैं, हाउस प्रीफेक्ट, जितने भी प्रीफेक्ट एंड मॉनिटर्स जिन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने सारे मॉनिटर्स वगैरह की एक मीटिंग बुलाई कि भैया देखो आपके स्कूल में हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा लिटरिंग हो रही है,
तो आपका पर्पस क्या है कि आपका पर्पस है स्कूल में बहुत ज्यादा लिटरिंग होना, लेकिन आपका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा कि अब हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग इस लिटरिंग को रोक सकें। तो बच्चे पर्पस में और एजेंडा में फर्क होता है, और जब आप मीटिंग के नोटिस लिखते हैं तो उसके अंदर आप अपना पर्पस और एजेंडा जरूर मेंशन करते हैं, डेडलाइन जरूर मेंशन करते हैं, डेट टाइम वेन्यू तो कॉमन चीजें हैं, वो तो डालनी ही डालनी है। ये बच्चे वो एडिशनल डिटेल्स हैं जो आप अपने आंसर के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को चेक करने के लिए मैं आप लोगों को एक सवाल और दे रही हूँ यहाँ पर। दिस क्वेश्चन बच्चे हैज टू बी योर होमवर्क। ठीक है, ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है, और आप लोग इसका आंसर का जो मेन पॉइंट है वो मुझे या तो कमेंट बॉक्स में देंगे, या फिर बच्चे आप लोगों का जो डाउट पोर्टल है, ठीक है, आप लोगों का जो डाउट पोर्टल है, आपके डाउट पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन आता है कि ऐड अ पिक्चर हेयर। ठीक है, यहाँ पे एक अटैचमेंट का, अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट कहते हैं, एक अटैचमेंट की इस तरीके से पिन आती है जहां पर आप फोटो या इमेज वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो बेटा इस पिन से एक फोटो ऐड कर देना अपने अपने आंसर्स की। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप सब लोगों के आंसर्स की फोटो देखकर आपके आंसर्स को चेक कर सकती हूँ कि आप लोगों ने कैसा लिखा है, और जहां पर अगर मुझे लगा कि किसी बच्चे के आंसर में कोई दिक्कत है, किसी बच्चे ने कोई आंसर में कुछ गलती करी है, तो मैं वहां पर आप लोगों के आंसर को आप लोगों के लिए करेक्ट भी कर सकती हूँ। राइट, तो आप लोग ये करके मुझे जरूर देंगे ताकि मैं आप लोगों के होए ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स को एक बार चेक कर सकूं। राइट, चलिए क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए कि आप कौन है। आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, यानी ये आपकी डेजिग्नेशन है। हमने अच्छा पिछला वाला पूरा कहाँ पढ़ा? अच्छा पढ़ लिया। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब, और यहाँ पर बच्चे आपका जो भी नाम है ABC वो भी आप लोग मेंशन करेंगे, और इधर बच्चे ये वाली लाइन भी मेंशन होगी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। ऑलराइट, ये लाइन आनी जरूरी है, इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। Okay, you are the cultural secretary of your school. Write a notice in about 50 words inviting the name of the students who would like to participate in the variety of programs you are planning in aid of an old age home. तो बेटा यहाँ पर बेसिकली आप एक चैरिटेबल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो इस चैरिटेबल इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। Items may be in the form of solo and group singing, mono acting, magic show, dance performance, etc. Trial for the most suitable participants will be held during the zero period every day. तो यानी आप लोगों को उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब आप बता सकते हो कि आप एक ओल्ड एज होम के लिए चैरिटी का काम करने जा रहे हो। तो जो भी बच्चे डांस में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए अलग अलग रूम्स की एक लिस्ट लगा दी गई है स्कूल के गेट के ऊपर। अब वो बच्चे वहां से जाके देख सकते हैं। आप लोग इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करोगे बेटा? डेट टाइम वेन्यू, डे तो मेंशन होगा ही, साथ में आप डेडलाइन भी मेंशन करोगे कि डेडलाइन कब है। ये इसके बाद ऑडिशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ठीक है, हु टू गिव नेम्स, नाम अपने किसको लिखवाने हैं, तो आप हेड गर्ल लिख सकते हो, क्लास टीचर लिखवा सकते हो कि क्लास टीचर को अपने नाम लिखवा देना इस डेट तक, और अपनी एक्टिविटीज के साथ कि आप लोग कौन सी एक्टिविटीज करते हो। ठीक है, आप लोगों को जो कॉस्ट्यूम्स होंगे वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स टू बी प्रोवाइडेड, मतलब आप सारी की सारी चीजें जो है वो बताकर चलोगे कि आपको किस तरफ से क्या करना है, कि आप लोग स्कूल के तरफ से ही अपने कॉस्ट्यूम जो है वो बनवा के भिजवा रहे हो। तो इस तरीके की चीजें बच्चे आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को मेंशन करके रखना होगा अपने नोटिस में। बेसिक चीजें तो आएंगी ही, उसके अलावा ये सारे डिटेल्स भी आप लोग अपने नोटिस में डालेंगे, और ये नोटिस आप लोग मुझे आपके डाउट पोर्टल पे फोटो ऐड करके दे देंगे। कोई एक बच्चा कमेंट कर देना कि ऐड योर आंसर्स हेयर, उसके बाद वो एक थ्रेड बन जाता है, उस थ्रेड के नीचे सब लोगों को वो अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता जाएगा। तो सारे बच्चे जो हैं उसके अंदर मुझे भेज देना, उससे आप लोगों की हेल्प ही होगी कि आप लोगों ने जो आंसर लिखा है वो एक बार चेक हो जाएगा। तो आई गेट टू नो कि व्हाट यू गाइस हैव रिटन एंड हाउ वी हैव टू करेक्ट दैट। ऑलराइट, अब आते हैं बच्चों हम लोग हमारी अगली राइटिंग स्किल की तरफ, दैट इज द लेटर राइटिंग एंड दैट इज द एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके, अब बेटा सबसे पहले आप लोगों को लेटर राइटिंग के बारे में दो चीजें जानना जरूरी है कि आप लोगों के लेटर राइटिंग दो तरीके के आने वाले हैं। एक तो बच्चे आने वाला है आप लोगों के पेपर में जॉब एप्लीकेशन। अब मेरे हिसाब से बच्चे जॉब एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा टफ वाला सवाल होता है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट। जॉब एप्लीकेशन लिखना थोड़ा ज्यादा टफ रहता है। जॉब एप्लीकेशन के अलावा बच्चे आता है आप लोगों के पास लेटर टू दी एडिटर, और लेटर टू दी एडिटर तो बच्चे हम लोग हमारी 7वीं 8वीं कक्षा से लिखते आ रहे हैं, तो हमें कुछ तो आइडिया है कि लेटर टू दी एडिटर कैसे लिखना है।
पेपर में बच्चे जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर के बीच में एक और का चॉइस आता है। अब दिमाग में आता है कि मैम फिर हम दोनों लेटर प्रिपेयर करें या कोई एक लेटर प्रिपेयर करें। तो बच्चे मेरा मानना ये है कि प्रिपेयर आप दोनों करके जाइए। जॉब एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, यस मैं मानती हूँ, लेकिन मान लो आपको लेटर टू द एडिटर में कोई मुश्किल सवाल आ गया और जॉब एप्लीकेशन में कोई ऐसा सवाल आ गया तो थोड़ा सा आसान है, तो आप लोग थोड़ा इजियर ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रीड व्हाट यू हैव टू राइट इन दैट, उसके बाद तो आपको सारा खुद ही करना है। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स एंड देन यू गाइस कैन गो अहेड विद द आंसर्स। ठीक है, अब आता है बच्चे एप्लीकेशन फॉर जॉब। ना जॉब एप्लीकेशन इज अ पर्टिकुलर राइटिंग स्किल जिसके अंदर आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई वैकेंसी कभी जिंदगी में मिलती है कोई जॉब के लिए तो आप कैसे उस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चे द जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब इज एड्रेस्ड टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। बेसिकली जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपनी जॉब के लिए बोलना चाहते हो, उसको आप ये लेटर लिखकर देते हो। एक जॉब एप्लीकेशन एक ऑफिशियल फॉर्म है कि एम्प्लॉयर आस्क ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू फिल अप अ पोजीशन और वैकेंसी इन देयर कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली जॉब एप्लीकेशन क्या है? जॉब एप्लीकेशन एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहते हो कि भैया आपकी कंपनी में जो वैकेंसी या पोजीशन खाली है उस पोजीशन के लिए मैं अवेलेबल हूं और मैं वहां पर अपना कैंडिडेचर देना चाहता हूं कि आपकी कंपनी में जो ये पोस्ट खाली है आप उसके लिए मुझे हायर कीजिए, मैं काम करना चाहता हूं। तो जॉब एप्लीकेशन बच्चे डिमांड्स ऑफ फॉर्मल एंड प्रिसाइज ट्रीटमेंट। इसमें आपको बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं करना होता, राइटिंग स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना होता, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते, शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट बात करनी होती है। ठीक है, जो ताकि एम्प्लॉयर्स ये समझ पाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल कुछ ऐसे लिखनी है कि जैसे आप सच में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते समय यू हैव टू मेंशन दैट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर। ठीक है, अब जॉब एप्लीकेशन बच्चे इट इज अ लॉन्ग राइटिंग स्किल। आप लोगों को ठीक है, इट कैरीज 5 मार्क्स। 5 मार्क्स बच्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेट मी टेल यू। ऑल्टरनेट डेफिनेशन होगा कि एक ऑफिशियल फॉर्म एंड मटेरियल जो सबमिट करता है इंसान किसी जॉब के लिए। एप्लीकेशन ऑफ जॉब कम्स अंडर लॉन्ग राइटिंग कॉम्पोजिशन 120 से 150 वर्ड्स। बच्चे इसकी वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट आप लोग ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। 5 मार्क्स बच्चे ये कैरी करता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आप लोग समझेंगे बेटा। वही आप लोगों के फॉर्मेट का 1 मार्क आप लोगों को मिलता है। कंटेंट के भी बच्चे इसके अंदर आप लोगों के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ग्रामर और स्पेलिंग के। ठीक है, ग्रामर एंड स्पेलिंग के बच्चे इसके अंदर 1 मार्क होता है। तो मैम ये तो हुआ 4 मार्क, 5वां मार्क किसका है? तो बच्चे इसके अंदर आपकी क्या कहते हैं उसे, आइडियाज एंड क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंटेशन। आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन के बच्चे 1 नंबर होते हैं। अभी दिमाग में आएगा कि मैम प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब वो तो फॉर्मेट में ही प्रेजेंटेशन आ गई, तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? तो बच्चे आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो भी आइडियाज आपने लिए, जो भी पॉइंट्स आपने लिए वो वैलिड है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये सेम आप लोगों का एडिटर वाले के लिए भी जाता है, एडिटर का भी सेम ही लॉजिक है। यहाँ पर बच्चे प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे कैसे प्रेजेंट किया, बेसिकली वो दिखाता है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज कि आपने जो भी पॉइंट लिखा है वो कैसे लिखा है। मतलब आप जब लिख रहे थे तो क्या आप कंफ्यूज थे लिखने में कि क्या लिखूं, फिर कुछ और याद आ गया तो वो लिख दिया, फिर कुछ याद आ गया तो वो और लिख दिया। क्या आपने राइटिंग स्किल ऐसे बनाई है या फिर आपने पहले पूरा प्लान किया कि मैं ये लिखूंगा, फिर उसके बाद ये लिखूंगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट डालूंगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट डालूंगा। तो जब बच्चे आप इस तरीके से लिखते हो कि आपका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, तो उसमें आपको आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन के भी 1 नंबर मिलते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चीज होती है, तो इस चीज पे आप लोग खास ध्यान रखेंगे। और इसी के लिए आप लोगों को आगे बच्चे मैं फॉर्मेट दिखाने वाली हूं कि आप लोगों का आज ये जो लेटर राइटिंग है वो कैसे होता है, ताकि आप लोगों के प्रेजेंटेशन में नंबर ना कटे। देखिए यहां पर बच्चे फॉर्मेट के आपको 1 नंबर कहां मिलते हैं, जहां पर आप सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये सब लिखते हैं, तो जाकर आपको 1 नंबर मिलता है। कंटेंट में बच्चे एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं। फिर होता है बच्चे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ग्रामर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग। और उसके बाद होता है कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, इसका भी 1 नंबर। तो बच्चे इस तरीके से टोटल आपके 5 नंबर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क
2 मार्क, 3, 4, 5। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को 5 मार्क जो है अपने आंसर में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे अगर यही ठीक होगा बच्चे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। अब जब बात की जाती है बच्चे जॉब एप्लीकेशन की, तो जॉब एप्लीकेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन से? एक होता है बच्चे कवर लेटर और एक होता है आपका रिज्यूमे, बायोडेटा या सीवी। वैसे तो बच्चे बायोडेटा और रिज्यूमे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये सीवी जिसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटे, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अभी आपको इस चीज की टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ जाए। तो बेटा बायोडेटा और रिज्यूमे हम लोग जॉब्स के लिए देते हैं जहां पर हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होता है। सीवी बेसिकली वो लोग सबमिट करते हैं जिन लोगों ने कोई प्रॉपर थीसिस बनाई होती है, जिन लोगों ने रिसर्च वर्क किया होता है। तो बेसिकली सीवी जो होता है ना, उसमें आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा लिखते हो, एकेडमिक अचीवमेंट्स, नॉट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। वाइल आपका बायोडेटा और रिज्यूमे जो है वो ज्यादा फोकस करता है आप लोगों के प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर, राइट। तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको एक बायोडेटा बनाना होगा। और एक बनता है बच्चे हमारा कवर लेटर। अब दिमाग में आता है कि मैम जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स, कवर लेटर और बायोडेटा, है ना। तो बच्चे ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, 5 नंबर का सवाल है, दोनों के बराबर बराबर मार्क्स हैं, एक ही लेटर के अंदर ये चीज आपको करनी होती है, जिसकी वजह से आप लोगों का लेटर राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू हैव अ लॉन्गर लेटर व्हेन यू आर राइटिंग लेटर फॉर द जॉब एप्लीकेशन। सबसे बच्चे आप एक कवर लेटर बनाते हो। कवर लेटर क्या होता है कि आप लोग अपने रिज्यूमे के साथ अपना एक कैंडिडेचर देते हुए एक लेटर लिखते हो। उस लेटर के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हो कि दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल आई एम बीइंग गिवन द जॉब। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग कवर लेटर बनाते हो। कवर लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो किसी भी नॉर्मल लेटर जैसा होता है, जिसमें अभी आप एक बार इस साइड को भूल जाओ, ठीक है, एक बारी के लिए भी आप इस साइड को भूल जाओ। जब मैं बायोडेटा समझाने आऊंगी तब मैं आपको बायोडेटा बताऊंगी कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चे सेंडर्स एड्रेस शुरू होता है। सेंडर्स एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ते हैं और आप डेट लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपैंडेड फॉर्म में, वही मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आप लोग पूरा डेट, पूरा का पूरा मंथ और पूरा का पूरा ईयर लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोगों का डेट के लिए होना चाहिए, DDMM YYYY। तो DD का मतलब डेट, MM का मतलब मंथ और YY का मतलब ईयर। तो यानी 2 डेट, मतलब इस तरीके से 03 कॉमा नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 दिसंबर लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगी, ठीक है। 3 दिसंबर 2024 इस तरीके से डेट आनी चाहिए, ओके। डेट लिखने के बाद बच्चे आप लोग लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद फिर से लाइन छूटती है, आप लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। ये बच्चे 6 से 7 वर्ड्स का होता है और ये अंडरलाइन होता है, आप लोगों को याद रखना है, बहुत छोटा लिखना है। ये एक लाइन से नीचे अगर गया, एक लाइन से ऊपर अगर आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाता है तो बच्चे टीचर नंबर काट लेगी। फिर आप लोग लिखते हो सैल्यूटेशन में सर या मैम। अब बच्चे इसमें सर या मैम या मैडम, मतलब इस तरीके से आप मैम भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट, लेकिन इन्हीं दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले आता है बच्चे कंटेंट में पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में आप ये बताते हो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको ये जॉब के बारे में पता कहां से लगा। तो जनरली बच्चे आपको एक एडवर्टाइजमेंट में ही पता लगता है, पेपर में लिखा होता है कि कहां से आप लोगों को सोर्स दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अलोंग विद द डेट, जिसमें आप लोगों को डेट का मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कौन सी डेट को आया था। ऑल्सो आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी की कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। पैराग्राफ 2 में आप लोग बेसिकली क्या करते हो बच्चे, पैराग्राफ 2 में आप अपनी सेल्फ फ्लैटरी करते हो। तो सेल्फ फ्लैटरी का मतलब होता है, सेकंड पैराग्राफ में आपको मुंह मियां मिट्ठू बनना होता है, जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि जो भी जॉब रोल वो लोग ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर आपकी क्या क्वालिफिकेशंस और स्ट्रेंथ है कि बाय यू आर द करेक्ट पर्सन टू बी हायर्ड फॉर दैट जॉब पोस्ट, ठीक है। पैराग्राफ 3 में आप एक रेफरेंस देते हो कि आपने अपना बायोडेटा अटैच किया है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी एनक्लोज करे हैं इसके साथ। साथ ही साथ आप अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हो, अवेलेबिलिटी फॉर इंटरव्यू, जिसमें आप बताते हो कि भैया आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए रेडी हूं, तो आप लोग मुझे कभी भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। और लास्ट में बच्चे आप लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हो, क्लोजिंग नोट जिसके नंबर होते हैं, जैसे एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम, कि मैं आपसे एक अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद रखता हूँ। सैल्यूटेशन में बच्चे आता है योर सिंसियरली फेथफुली, सिग्नेचर, नेम बीनीथ द सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दी
जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर। जब बच्चे आप लोग जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर लिख लेते हो, उसके बाद फ्रॉम द न्यू पेज, ठीक है, क्या करना होता है, फ्रॉम अ न्यू पेज आप लोगों को स्टार्ट करना होता है अपना बायोडेटा। भले ही आपके लेटर खत्म करने के बाद बहुत सारा स्पेस बचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का जब बायोडेटा शुरू होगा बच्चे, तो वो न्यू पेज से होगा। बायोडेटा में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे नाम, जेंडर, फोन नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब। सेकंड में बच्चे आप एक क्वालिफिकेशन की टेबल बनाते हो, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसी बनती है, जिसके अंदर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने का क्या मतलब है कि आप हमेशा न्यू से ओल्ड अपने क्वालिफिकेशंस बताइए कि अभी आपने रिसेंटली नया नया क्या किया है, और सबसे लास्ट में आपका 10th और 12th के मार्क्स आते हैं। उसके बाद बच्चे आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो कि इससे पहले आपने किस कंपनी में काम किया है, ताकि आपके चांसेस जो है वो जॉब मिलने के बढ़ जाए। अब याद रखना, एक्सपीरियंस में ये गलती मत करना कि आपने कोई 3-4 कंपनीज में एक्सपीरियंस दिखा दिया। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 कंपनीज में या एक कंपनी में लंबा एक्सपीरियंस दिखा दीजिए, बिकॉज वरना आपको उतना ही टाइम लगेगा उस एक्सपीरियंस टेबल को बनाने में। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि एक सिंगल एक्सपीरियंस दिखा दो थोड़ा लंबा, या 2 एक्सपीरियंस दिखा दो सेम सेम ईयर्स के, तो उससे आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और लास्ट में बच्चे देनी होती है रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस होता है कि आप लोगों ने किसी को अपना बायोडेटा भेजा। अब आप चाहते हो कि वो जिसने आपका बायोडेटा लिया वो आपके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, तो आपके बायोडेटा के अंदर जो रेफरेंस नंबर्स दिए होंगे ना, तो वो लोग उनको कॉल करेंगे और उनसे आपके बारे में पूछेंगे। एंड व्हेन दे विल आस्क देम अबाउट यू, तो यू दे आर गोइंग टू गिव देयर डिटेल्स, आपके बारे में डिटेल्स दी जाएंगी। और देन दे गोइंग टू गिव यू द क्लीन चिट कि ठीक है भैया आपकी डिटेल्स ठीक है, अब हम आपको काम पे रख सकते हैं। तो रेफरेंस आप देते हो कि आप फोन में ला लो इनसे और हमारे बारे में पूछ लो। यहाँ से बच्चे आप लोगों का बायोडेटा ओरिजिनली शुरू होता है। आप सबसे पहले नेम लिखते हो, अपना फादर्स नेम लिखते हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी लिखते हो। उसके बाद आता है बच्चे आप लोगों का इसमें ईमेल एड्रेस। इसमें और चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना हाउस एड्रेस दे सकते हो। आप अपनी लैंग्वेजेस नोन यहाँ पर ही लिख सकते हो, वो आगे लिखने के बजाय आप लैंग्वेजेस नोन यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आती है बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी आप लोग नॉर्मल राइटिंग में नहीं करोगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द टैबुलर फॉर्म, यानी वो एक टेबल के फॉर्म में आना चाहिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, क्या कोर्स आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया और क्या आपकी परसेंटेज है। तो इसमें कम से कम बच्चे 1, 2, 3, 4 क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे। वो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, यानी आप लोगों को पीछे के ऑर्डर में लिखना होगा। यू विल नॉट फॉरगेट दिस, एल्स आप लोग नंबर कटवा लेंगे। फिर बच्चे आप लोगों को एक्सपीरियंस लिखना होगा कि आपने कौन सी कंपनीज में कितना काम किया। लैंग्वेजेस नोन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे, तो आप लोग अपनी अचीवमेंट्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को लगता है कि मुझे अपनी सैलरी नेगोशिएशन भी मांगनी है, मुझे सैलरी भी मांगनी है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी लिख सकते हो। करंट पैसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पॉइंट लग रहा है कि मैम हमें ना कुछ कम लग रहा है, हम करंट सीटीसी भी लिख देते हैं, करंट कॉस्ट टू कंपनी भी लिख देते हैं कि हमारा करंट पैकेज कितना है। तो ये गलती नहीं करनी। अपने रिज्यूमे में या लाइफ में कभी भी जॉब लेने जाओ तो कभी भी इट्स अ वेरी लॉजिकल एडवाइस कि नेवर टेल द पर्सन दैट व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, आस्क देम कि वो तुम्हें कितना दे सकते हैं। ठीक है, डू नॉट टेल देम कि व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, बिकॉज उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू डिसाइड द अमाउंट दैट दे आर गोइंग टू गिव। तो उनसे सिंपली पूछो कि ये आगे के लिए बता रही हूँ, कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, never ever tell that what you are earning right now, always ask them कि आप हमें कितना ऑफर करने वाले हो as per the market norms, as per my experience and my current स्किल सेट। आप लोग ये बताओ कि आप लोग मुझे कितना पैसा दोगे। नेवर टेल योर, अच्छा एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिख सकते हो, और वरना अगर आपको स्किप करना है आप एक्सपेक्टेड सैलरी भी स्किप कर सकते हो, बिकॉज एक्सपेक्टेड सैलरी में या तो आप अपना एक टेंटेटिव अमाउंट दे देते हो एंड यू हैव टू चेक कि कंपनी आपको कितना देती है। राइट, आप अपने एक्सपेक्टेड सैलरी और अपनी 2 रेफरेंस लिख सकते हो। रेफरेंस लिखने का फॉर्मेट होता है बच्चे, ए लिखा, 1 लिखोगे, यहाँ पर नेम की हेडिंग डालोगे। ठीक है, यहाँ पर आप डेजिग्नेशन की हेडिंग डालोगे। ठीक है, ये 2 है, और ऐसे ही आप 3 डालोगे और यहाँ पर लिख दोगे फोन नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से फिर बच्चे बी का 1, 2, 3, इस तरीके से आप लोग 2 रेफरेंसेस दोगे।
याद रखना कि आप लोगों का जो बायोडेटा होगा बच्चे, आपको उसको बॉक्स में रखना है, ठीक है, बायोडेटा इन अ बॉक्स। भले ही एक पेज से ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोडेटा शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स, दिखाते हुए कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्यूमेंट, कि आप जो दिखा रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे, यू गाइस कैन, आई एम लीविंग सर्टेन थिंग्स फॉर योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक लिस्ट फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है। नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप लोगों, यू आर अरुण या आरती, आरती शर्मा, 21 MG रोड, मुंबई। You have seen an advertisement in the Hindustan Times. अब आपने कब देखी भैया? आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी हिंदुस्तान टाइम्स में फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ। कहाँ पर? इन अ 5-star होटल। अप्लाई फॉर द जॉब विद योर रिज्यूमे एंड राइट इट अबाउट इन 120 to 150 वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं अपना सेंडर्स एड्रेस दूंगी, दैट इज 21 MG मुंबई। ये बुक के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आप लोग लिखेंगे बच्चे डेट और एक लाइन छोड़ेंगे। आपको किसको लिखना होगा? ये आप मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के MD को ही लिखेंगे। अब आप 5-star होटल की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी 5-star होटल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर JW मैरियट लिखा है, आप ताज होटल भी ले सकते हैं, आप और कोई भी होटल ले सकते हैं जो आपके हिसाब से 5-star होटल है, ठीक है। दी मैनेजर JW मैरियट मुंबई, यानी यहाँ पर मैंने सेंडर्स, यहाँ पर मैंने डेट और यहाँ पर मैंने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया। इसके बाद मैं सब्जेक्ट लिखूंगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ। सिंपल सिंपल, कोई बहुत ज्यादा कहानी मुझे नहीं बनानी है, मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, की मैं अपनी कंपनी में चीफ शेफ के फॉर्म में आना चाहती हूँ। सर या मैम, दिस इज इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स। अब आपने बताया कि ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ, इट इज इन रिस्पॉन्स टू या रेफरेंस टू, कुछ भी आ सकता है, ये रेफरेंस है या रिस्पॉन्स है उस एडवर्टाइजमेंट के जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स में पोस्ट करी थी on 10th July 2020, whatever the year is, for the post of chief chef। यानी आपने बताया कि ये नोटिस जो है, ये लेटर जो है, मैं आपको लिख रहा हूँ विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स में दी थी। डेट जरूर मेंशन करोगे, इस डेट में दी थी फॉर द पोस्ट ऑफ ये पर्टिकुलर इंसान एट योर रिप्यूटेड होटल। रिप्यूटेड मतलब बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड। माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सूट द जॉब स्पेसिफिकेशंस। बहुत जरूरी लाइन लर्न कर लेना कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशंस को सूट करता है, एंड आई वुड लाइक टू ऑफर माय सर्विस फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। और इसीलिए मैं इस दी गई पोजीशन के लिए अपना जो है कैंडिडेचर देना चाहता हूँ। सेकंड, अब यहाँ पर बच्चे आप लोग बताओगे कि मैं कैसा इंसान हूं या मैंने क्या क्या काम ऑलरेडी किया है। तो आप बताओगे मैं एक हार्ड वर्किंग, बेसिकली आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, और सॉफ्ट स्किल्स भी आप लोगों को मेंशन करनी है कि भैया मैं 5-star डिशेस बना सकता हूँ, मैं एक्सक्विजिट काम कर सकता हूँ। यस, वेरी गुड, लेकिन आप कैसे इंसान है वो भी मेंशन करना जरूरी है। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, एंड आई हैव अ गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। उसके अलावा आप ये भी बताओगे आई हैव ऑल्सो वर्कड, अब यहाँ पे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताओ। आई हैव ऑल्सो वर्कड, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ 3-star होटल। इससे पहले मैं एक 3-star होटल में काम कर चुका हूँ, एंड बैग्ड, और वहां पर काम करते करते मैंने अक्सर एंड बैग्ड शेफ ऑफ द ईयर ट्वाइस, शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड। और वहां पर मेरे को शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो अवार्ड अवार्ड 2 बार लिख दिया, शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वाइस। तो आपने अपनी तारीफों में ये भी लिखा कि भैया मैंने एक 3-star होटल में काम किया है और वहां पर मुझे शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो भी 2 बार मिला है। तो यहाँ पर आपने अपनी तारीफें कर दी, बता दिया कि भैया वाई एम आई सूटेबल, कि मेरे को वहां पर शेफ ऑफ द ईयर मिला है, तो सोचो कि मैं आपके यहाँ पे आके काम करूंगा तो कितना कुछ अच्छा करूंगा। लास्ट में आप मुझे अश्योरेंस देते हो कि अगर मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है, आई शैल प्रूव टू बी अ एसेट फॉर योर प्रेस्टिजियस होटल। ये लाइन भी आप लोग लर्न कर सकते हैं कि अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलता है तो मैं आपके लिए एक एसेट के फॉर्म में काम करूंगा। एसेट का मतलब होता है कि मैं हमेशा आपको बेनिफिट ही दूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, तो मैं आपके कंसिडरेशन के लिए अपना रिज्यूम यहाँ पर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंटरव्यूज। आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर, ये जरूर लिखना अपने इंटरव्यू टाइमिंग, आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन ऑल वर्किंग डेज। मैं सारे वर्किंग डेज के ऊपर आपके पास इंटरव्यू देने के लिए भी रेडी हूँ।
ठीक है, लुक होप टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू फ्रॉम योर एंड, थैंक यू, योर्स ट्रूली अरुण शर्मा। ठीक है, यहाँ पर आकर बच्चे आप लोगों का लेटर खत्म हो जाता है। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, यहाँ पर आप एनक्लोज्ड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एनक्लोज्ड लिख देना। यहाँ पर सबसे पहले एनक्लोज्ड में आप लोग लिखोगे अपना बायोडेटा, इस तरीके से लेटर के लास्ट में लिखना बायोडेटा, बी के अंदर डॉक्यूमेंट। तो आपने ये भी बताया ना कि आपने इस लेटर के साथ साथ अपने बायोडेटा और डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, तो यहाँ पर जब आप लेटर को एंड करेंगे तो राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर एक एनक्लोज्ड लिख के बायोडेटा डॉक्यूमेंट्स भी लिख देना, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप अपने आंसर्स को लिखते हुए याद रख सकते हैं। रिज्यूमे में बच्चे कैसे आएगा, आप लोगों का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का सेक्स, बेसिकली आपका जेंडर, आप लोगों का नेशनैलिटी, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बच्चे यहाँ पर जिस ऑर्डर में दी गई हैं इसका रिवर्स ऑर्डर आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। एक्सपीरियंस जैसे आपने लिख दिया कि 2 साल आपने रेडिसन ब्लू में काम किया है, तो वहां पर जैसे हमने 3 स्टार होटल लिखा है तो इसको हम लोग चेंज करके 5 स्टार होटल में ही कर देते हैं कि मैंने 5 स्टार होटल में ही काम किया है, जो कि है रेडिसन ब्लू, वहां पर मैंने काम किया है। लैंग्वेजेस नोन में मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी आता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस मेरा 21 MG रोड ये है। यहाँ पर अब देखो, ये फोन नंबर का आप अलग कैटेगरी बनाओ। ठीक है, फोन नंबर के लिए आप लोग अलग अपना एक पॉइंट बनाओ, यहाँ पर अपने ईमेल आईडी के लिए एक अलग अपना पॉइंट बनाओ। तो ये बच्चे जो आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे चलना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जैसे बताया था, लेट मी कम बैक, यहाँ तक, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, हाउस एड्रेस, लैंग्वेजेस नोन और बेटा आपका फोन नंबर इधर ही आ जाना चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ लिखनी है, क्योंकि अगर ये डिटेल्स आप लास्ट में लेकर जाते हो जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इस केस के अंदर देयर आर चांसेस कि टीचर आपको नेगेटिव मार्क कर दे, आंसर में नंबर काट ले, तो ये गलती मत करना। लास्ट में आती है बच्चे, देखो जैसे रेफरेंस कौन है, MK पांडे, मैनेजर रेडिसन ब्लू मुंबई, और दूसरा दिया मैंने अशोक गर्ग, प्रिंसिपल ऑफ ITM नवी मुंबई, जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी। तो इस तरीके से मैंने 2 रेफरेंसेस दे दी कि भैया आप इनको कॉल कर लेना अगर आपको इन लोगों से बात करनी है तो। और बच्चे नाउ पुट इट इन अ बॉक्स, उसके बाद इसको आप एक डब्बे में ले आएंगे और इसके बाद अपने आंसर को यहाँ पर एंड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप लेटर टू द एडिटर, नहीं हाँ, जॉब एप्लीकेशन आप लोगों को क्लियर है। अब इसी के साथ बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज लेटर टू द एडिटर। चलिए, तो अब देखते हैं बच्चों हमारा लेटर टू द एडिटर। वही वापस से हमारे 5 मार्क्स की बाइफर्केशन, 1 मार्क का फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क, कंटेंट का 2 मार्क और स्पेलिंग और ग्रामर का 1 मार्क। वही सिमिलरली जैसे हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेटर को देखा, वैसे ही हमारा लेटर टू द एडिटर भी सेम चीज में चलता है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया बच्चे, जॉब एप्लीकेशन में और एडिटर के अंदर भी आप लोगों को चॉइस आती है, तो एडिटर जनरली करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब हमने जॉब एप्लीकेशन देख लिया ना, उसके बाद हमें लगता है कि एडिटर ही थोड़ा इजी है। अब ये इजी क्यों है बच्चे, बिकॉज इसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो आर्टिकल टाइप फॉर्मेट होता है। आर्टिकल टाइप फॉर्मेट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक फॉर्मेट चलता है बच्चे, जिसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और आप लोग आंसर्स में भी उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। यहाँ पर बच्चे IPSC करके एक फॉर्मेट यूज होता है। IPSC का मतलब UPSC नहीं है। IPSC का मतलब होता है बच्चे, सबसे पहले आप अपने टॉपिक की एक इंट्रोडक्शन देकर स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद आप अपने टॉपिक की प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हो, बिकॉज जब आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो जनरली आप कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए ही लेटर लिख रहे हो। फिर अब आपने जो प्रॉब्लम बेटा हैंडल करी, अब आप उसका सोल्यूशन भी उसी प्रॉब्लम के साथ मेंशन करोगे, और लास्ट में आप एक कंक्लूजन दोगे अपने नोटिस के, अपने लेटर टू द एडिटर के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन ऐड कर सकते हो। तो बच्चे ये काफी सिमिलर होता है फॉर्मेट इसका आर्टिकल से, तो इसीलिए इसको फॉर्म करना, प्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है। आप लोग अपने कोई भी लॉन्ग राइटिंग स्किल को लिखते हुए बच्चे एक फॉर्मेट को याद रखेंगे। बच्चे एक फॉर्मेट होता है स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक फॉर्मेट होता है बच्चे कोई भी आंसर को बनाने का। आपके पास अपने टॉपिक्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके साथ शुरू कीजिए, फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये वीक पॉइंट्स है, तो हर बच्चे ने अपने आंसर में लिखे होंगे, अपने आंसर के बीच में वो वीक पॉइंट्स लिखिए, और जब आप अपने आंसर को क्लोज करने आते हैं यानी एंड कर रहे होते हैं, तो वापस से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है बच्चे, ये आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि आपका जो एग्जामिनर होता है ना, यानी जो आपका आंसर
शीट चेक करने वाला इंसान होता है वो जनरली आपके आंसर की स्टार्टिंग को और आंसर की एंडिंग पे ज्यादा फोकस रखता है। तो जब आंसर की स्टार्टिंग पे और आंसर की एंडिंग पर ज्यादा फोकस होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है बच्चे कि आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहां उन्हें मिल गए तो वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर दे देंगे। तो अपने आंसर का फॉर्मेट स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब इस तरीके से क्रोनोलॉजी मेंटेन करके रखना कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आंसर के बीच के लिए नहीं बचाते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आंसर शुरू करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आंसर खत्म करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने आंसर में कोटेशंस और फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। आप अपने आंसर में कोटेशन और फैक्ट को जरूर डालिए, इनके एक्स्ट्रा नंबर आप लोगों को मिलते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है बच्चे, फॉर्मेट सेम है आप लोगों का। सेंडर्स एड्रेस में हाउस नंबर, नेम ऑफ स्ट्रीट, सिटी, एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग, डेट लिखेंगे, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर में सबसे पहले आता है दी एडिटर। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि या तो आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा या फिर आपको खुद लिखना है। तो अगर तो बच्चे हिंदुस्तान टाइम्स दिया होगा तो उसके नीचे आप हमेशा याद रखोगे बच्चे, आप लोग उसके नीचे हमेशा कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखोगे। ठीक है, कस्तूरबा गांधी मार्ग, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, यहाँ पर न्यू दिल्ली 111006। और मान लो अगर आपको हिंदुस्तान टाइम्स नहीं लिखकर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है तो आप लोग याद रखोगे बच्चे कि इसके नीचे एड्रेस आता है बहादुर शाह जफर, मेरा 2 लाइनों में हो रहा है, आप लोगों का 2 लाइनों में नहीं जाना चाहिए, बहादुर शाह जफर मार्ग, वही न्यू दिल्ली 111006। ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हो तो कस्तूरबा गांधी मार्ग आएगा और अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हो तो बहादुर शाह जफर मार्ग आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये ऐसे ही शुरू करना है। ठीक है, फिर आता है बच्चे नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो मैंने आप लोगों को इस तरीके से बता दी। हम लोगों का सब्जेक्ट अगेन ये 6 to 7 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए और आप इसे अंडरलाइन करेंगे। सैल्यूटेशन में बच्चे सर मैम, बॉडी ऑफ द लेटर में पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में बच्चे आप लोग क्या लिखते हो, पैराग्राफ 1 में बेसिकली आप बताते हो अपना पर्पस ऑफ द लेटर। अब याद रखना एडिटर को लेटर लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली आपका लेटर छाप देगा, ऐसा नहीं होगा, आपका डायरेक्ट लेटर नहीं छपने वाला है बच्चे। लेटर टू द एडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिखते हो तो लेटर एडिटर का काम क्या होता है कि आपके टॉपिक को पढ़ना, आपके टॉपिक में से उन्हें लगता है कि हाँ यार इन्होंने तो जेन्युइन प्रॉब्लम बताई है अपने एरिया की या आसपास की, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं और अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं। अब जब कोई भी चीज बच्चे न्यूज़पेपर में आ जाती है यानी वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और अगर पब्लिक डोमेन में इस तरीके से बच्चे कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है जब, तो उस समय पर क्या करते हैं, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हाईलाइट होती है तो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उन पे सवाल उठने लगता है। तो बेसिकली आप लेटर टू द एडिटर यही लिखते हो ताकि आप अपने पॉइंट को कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड अथॉरिटीज है उन तक पहुंचा सको, ताकि उनमें अवेयरनेस आ सके या वो जो भी प्रॉब्लम है उसके निवारण में हमारी मदद कर सके। तो सबसे पहले आप अपना पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग लिखेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हो इस लाइन से कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज या कंसर्न्ड रीडर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद अपने पहले पैराग्राफ में बस आप प्रॉब्लम का नाम मेंशन करोगे, डिटेल्स पर नहीं जाना। पैराग्राफ 2 में बच्चे पहले आपको यहाँ पर अब प्रॉब्लम इन डिटेल समझाना है, लेकिन उससे पहले आप एक इंट्रो दोगे बच्चे उस प्रॉब्लम के बारे में, 1 to 2 लाइंस का एक बेसिक इंट्रो कि जो चीज के बारे में आप लिख रहे हो वो क्या है। दूसरा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम लिखोगे कम से कम उसके 3 इफेक्ट, मान लो पानी की स्कार्सिटी है, पानी की स्कार्सिटी से क्या हो रहा है, भूखमरी हो रही है, ठीक है, लोगों के पास पानी नहीं है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई है, तो जो भी प्रॉब्लम है बच्चे उसके प्रॉब्लम के साथ आप लोग उसकी डिटेल मेंशन करोगे। पैराग्राफ 3 में आप लोगों को कंक्लूजन और सॉल्यूशंस मेंशन करने हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, प्रेफर्ड बच्चे 2 सॉल्यूशंस तो हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप बेसिक कॉमन सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट कुछ कर दे, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट कर दे, फाइन्स कर दे, पिनलाइज कर दे, ये सारी चीजें पॉइंट आप बेसिक पॉइंट डाल सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो। वैसे तो बच्चे कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन ही आप लोग ले, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लास्ट में सब्सक्रिप्शन आती है, बेसिकली एंडिंग आती है कि योर फेथफुली एंड सिंसियरली एंड सिग्नेचर नेम। अब यहाँ पर बच्चे पैराग्राफ 3 के अंदर आप लोगों को कुछ लाइंस भी मैं बता देती हूँ कि आप लोग पैराग्राफ 3 को कैसे एंड कर सकते हैं। पैराग्राफ 3 में बच्चे, अच्छा पैराग्राफ 3 में आप लोगों को आगे बताती हूँ, चलो, क्योंकि पैराग्राफ 1 2 है, 3 बताती हूँ। 1 में आप
कैसे शुरू कर सकते हो? आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, प्रॉब्लम बताओ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑन। यहाँ पर एस्टीम्ड की जगह बच्चे आप लोग प्रेस्टिजियस वर्ड का भी यूज कर सकते हो। I am writing this letter to in order to draw the attention of the concerned authorities over, और उसके बाद जो भी आप लोगों का टॉपिक है वो। पैराग्राफ 2 में बच्चे आप लोग इन लाइनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो कि रेजिडेंट्स जो है वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत टाइम कंप्लेंट जो है वो करी गई है, लेकिन अथॉरिटीज हैव टर्न्ड डेफ ईयर टू आवर प्रॉब्लम, कि वो लोग हमारी प्रॉब्लम पे एकदम बहरे बन जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते। द मेन रीजन इज कि यहाँ पर हमने लेटर लिखा है कि हमारी प्रॉब्लम है। द मोस्ट अनोइंग, या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से लाइन आएंगी। ये लाइन बहुत अच्छी है बच्चे, कि द नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज हैज एडेड फ्यूल टू द फायर, कि अथॉरिटीज जो चीजों को इग्नोर कर रही है उसने आग में घी डालने का काम किया है। सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, बुरी से वर्स पे चली गई है। अथॉरिटीज आर जस्ट पीपिंग थ्रू अ डिस्टेंस, अथॉरिटीज बहुत दूर से देख रही हैं लेकिन इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। दो बहुत अच्छी लाइंस आप यूज कर सकते हो। द प्रॉब्लम हैज टेकन द शेप ऑफ अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, अगर आप कोई ग्रेव सिचुएशन की बात करते हो जिसमें एक्चुअली बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप बता सकते हो ये प्रॉब्लम जो है वो एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर जैसी हो गई है, बेसिकली बहुत डेंजरस हो गई है। और एक और कि दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, ये प्रॉब्लम को हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक सौतेली माँ अपने बच्चों को करती है ना, कि मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग द प्रॉब्लम टू बी देयर ओन। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जो हमारी परेशानी है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा करो जैसे सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है। बेसिकली नो अटेंशन, हमारी प्रॉब्लम को अटेंशन नहीं मिल रही है तो ऐसे हमारी परेशानियां सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, पैराग्राफ 3, I hope adequate measures will be taken by the authorities. I hope the issue will be brought into light. और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, I hope my views will find a place in your column, कि मेरे को उम्मीद है कि मेरे जो व्यूज हैं उन्हें आपके कॉलम में जगह मिलेगी। एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और जो भी इस चीज से कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं will take, वो क्या करेंगी, वो रिक्वायर्ड एक्शन लेंगी। ठीक है, they will take required action, जो जरूरत है जिस एक्शन की वो एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। और उसके बाद आप अपनी सब्सक्रिप्शन लिख के अपने लेटर को एंड कर देंगे। ओके, यहाँ पर हेडिंग गलत दी हुई है बच्चे, यू गाइस कैन इग्नोर दिस वन। ये हेडिंग में एडिटर हम लोग लिख देते हैं। एक बार रुको, मैं अगली स्लाइड्स में भी देख लूँ। खत्म हो गया प्रभु, एडिटर लिखा गया, एडिटर। ठीक है, तो और यहाँ पर एडिटर। तो सवाल है बच्चे कि यू हैव नोटिस्ड दैट मेनी स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड ड्यूरिंग द बिजी आवर्स ऑफ द डे। आपने देखा है कि बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो दोपहर के बिजी आवर्स में, जब काम होता है उस समय पे वो लोग स्ट्रीट पर घूमते रहते हैं। These animals have caused traffic jam, इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है और कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। आप ऑलरेडी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लिख चुके हो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो अब आपको एडिटर को लिखना है ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर टेलिंग हिम अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स, जो कि मुझे तो बड़ा ही बेकार टॉपिक लगता है, क्योंकि आप एनिमल्स को नहीं रोक सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट स्टॉप देम बट यू कैन नॉट कंट्रोल देम, राइट। योर नेम इज साइन इज एज योर प्रीति कृष्णन, C5 दिसपुर रोड असम। H नंबर 5 C5 दिसपुर रोड असम। आप लोग एक लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के दी एडिटर इंडियन एक्सप्रेस गुवाहाटी। सब्जेक्ट है बच्चे न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स, कि हमारे एरिया में जो स्ट्रे एनिमल्स है उनसे बहुत न्यूसेंस होती है, भले वो गाय बिल्ली भैंस बकरी जो भी हो। सर, through the columns of an esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the municipal corporation। Directly मैंने concerned authorities की जगह बता ही दिया कि मैं किसको लिख रही हूँ। Regarding the plight of the residents, कि लोग क्या क्या problems को face करते हैं due to बाव बाजार, ड्यू टू न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स। वहां पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना बच्चे, वो बीच में चले जाते हैं सड़क के और एक्सीडेंट कॉज कर देते हैं। अब उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग जख्मी हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है।
While going to school at 8:50, यहाँ पर अब आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि भैया मैंने खुद से ये पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है. आई नोटिस मेनी स्ट्रे एनिमल्स वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन द बिजी मार्केट रोड, कि वो लोग सड़क के बीच में घूम रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं. द पोजीशन इज ऑलमोस्ट द सेम एंड द रिपीट परफॉर्मेंस इन द आफ्टरनून. और ये सेम चीज मुझे दोपहर को देखने को भी मिलती है. Sometimes these animals cross the road in long unending arrays. तो यहाँ पर बेसिकली वो कैटल की बात कर रही हैं कि जो गाय भैंस होती हैं वो कभी कभी एकदम बहुत सारी गाय भैंस जो हैं वो सब सड़क क्रॉस कर रही होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना तो वो उनकी लाइन एंड होती है और ना ही हम लोग अगले इंसान को, ना ही हम वहाँ पे जा पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाता है और एक्सीडेंट्स भी कभी कभी हो जाते हैं. जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? जिसके अंदर एनिमल्स आर अफेक्टेड. जैसे भी रिसेंटली आप लोग एक केस बता सकते हैं कि हाईवे पर 2 गायें जा रही थी, जैसे एक बड़ी सी कार जा रही थी तो वो बहुत स्पीड में थी. ऑब्वियसली वो लोग सबसे कॉर्नर लेन पर चला रहे थे और एक गाय ने वो रोड क्रॉस करी और ऑब्वियसली वो काली कलर की गाय थी, रात का टाइम था तो दिखी नहीं, तो एकदम से जो गाड़ी थी वो गाय को लगती है एंड यहाँ से जो गाय का वो मोटा वाला पेट वाला हिस्सा होता है वहाँ वो बिल्कुल ट्रिगर वार्निंग अगर नहीं सुन सकते हो तो हट जाना. तो वो जो पार्ट था ना बेटा वो बिल्कुल इस तरीके से ओपन हो जाता है एंड शी डाइड ऑन स्पॉट. और उसके अलावा उसके पीछे एक और काऊ थी, उसको भी इंजरी हो जाती है, उसकी भी एक हड्डी टूट जाती है. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी वजह से कभी कभी एनिमल्स जो हैं वो इस तरीके से पिस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है. These animals create a health hazard too by urinating everywhere. ये प्रॉब्लम तो है कि गाय भैंस बकरियां कहीं पर भी सुसु पोटी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लगता है, साथ में एक बहुत गंदी स्मेल आती है. ह्यूज हीप ऑफ डंग स्प्रेड हियर एंड देयर. बहुत सारी जगह पर उनका गोबर फैला रहता है और गाड़ियों के साथ जा जाकर पूरी सड़क गोबर गोबर हो जाती है. फ्लाइज होवर ओवर देम. जो और ये गोबर के ऊपर फ्लाइज आती हैं एंड इंसेक्ट उन पे ब्रीड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सैनिटेशन की भी धज्जियां उड़ जाती हैं. We have already written to the concerned authorities, but no action has been taken so far. लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है. The authorities are requested to depute officials to catch these stray animals. तो एक प्रॉपर एजेंसी बनाई जाए, अथॉरिटी बनाई जाए जो इन स्ट्रे एनिमल्स को ले एंड सेंड देम टू द पुलिस वैन, और ताकि उनको एक प्रॉपर जगह पर एक स्टेबल दे दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर प्लेस टू लिव दे दिया जाए. अब मेरे को बच्चे इस आंसर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये दिखता है, यहाँ पर इंसान जो है वो एनिमल्स से अपनी प्रॉब्लम को व्यक्त कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो एनिमल्स से अपनी प्रॉब्लम को व्यक्त कर रहा है. और मैं बताऊं, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं ऐसा आंसर पढ़ूं, बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर, ठीक है, एनिमल, या आई एम एनिमल लवर, यस आई एम पार्शली, मैं कह सकती हूँ मैं एक एनिमल लवर हूँ. मतलब आई फील बैड फॉर देम समटाइम्स, ऑब्वियसली आई हैव, एंड यस इफ समबडी इज थिंकिंग कि मैम आप नॉनवेज खाते होगे, तो बेटा आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट नॉनवेज, आई डोंट ईट इट एनीमोर. तो अब क्या कहानी है, तो अब अगर मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी परेशानी बताई जा रहे हैं, हमें परेशानी होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, हमें ये होता है, हमें वो होता है, तो आई फील वेरी बैड फॉर द सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी 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 देख रहे हैं, एनिमल्स की नहीं देख रहे हैं. तो यहाँ पर आप एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लिखोगे कि एनिमल को भी क्या प्रॉब्लम होती है जब उन्हें प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है. इफ अनक्लेम्ड दीज माइट बी ऑक्शन्ड. अब वो कहते हैं कि अगर ये एनिमल्स अनक्लेम्ड है तो इनको ऑक्शन कर दो, जो कि एक बड़ा ही घटिया सजेशन है. इट इज होप दैट एन अर्ली एक्शन विल बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. योर सिंसियरली प्रीति. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रीति जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, तो आंसर कभी भी इतनी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लिखना है. ये आंसर आपको इसीलिए दिखाया गया है बिकॉज यहाँ पर इसमें एनिमल्स को बहुत ही नेगेटिव लाइट के अंदर पोर्ट्रे किया गया है. अगर आपके पेपर के अंदर कोई एग्जामिनर ऐसा हो गया जिसको आपका ये आंसर ऐसे पसंद नहीं आया बेटा, तो वो फालतू में नंबर काट लेगा या काट लेगी. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन ना जाए जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, तो आप एक बैलेंस्ड आंसर बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने इंसान की प्रॉब्लम को भी बताएंगे, साथ ही साथ आप एनिमल की प्रॉब्लम को भी कंसिडर करेंगे कि एनिमल्स भी इस तरीके से जब स्ट्रे हो जाते हैं तो उनको भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. तो जाकर बच्चे आपका आंसर फुल फ्लेजेड आंसर बनेगा और आपको नंबर मिलेंगे. तो गलती मत करना एक तरफ से आंसर को लिखने की, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है. और इसी के साथ बच्चे हमारी क्लास यहीं पर हो जाती है खत्म. आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. आप लोगों को मैंने डाउट पोर्टल वाला पॉइंट बता दिया है कि आप लोग वहां पर मुझे अपना नोटिस जो है वो भेज सकते हैं. उसके अलावा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. और अगर आप लोगों की कोई जेन्युइन डाउट्स हैं बच्चे, तो वो भी आप लोग अपने डाउट पोर्टल में बता सकते हैं. इसी के साथ बच्चे हमारा लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म. मैं निहारिका आप सब लोगों से लेती हूँ विदा. एंड यस बच्चे, सिंस एवरीबडी ऑल ऑफ यू नो कि टुडे हमारा जो है राम मंदिर दैट्स नाउ कंप्लीट. तो जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू एवरी इंडियन आउट देयर.
एंड इसी के साथ बच्चे हमारा आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू ऑल, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्लास। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और जय श्री राम, बाय बाय।